नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में एक युवती द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया जाता है और जिस समय मामला दर्ज हो रहा था उस समय महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भी वहीं था, जिस पर नालासोपारा पुलिस मामला दर्ज कर मामला खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर तो कर देती है परंतु आरोपी को हिरासत में नहीं लेती, जिसके चलते अब महिला न्याय के लिए पहले नालासोपारा पुलिस और अब खार पुलिस के चक्कर काट रही है। वहीं आइए सुनते हैं इस बारे में महिला की आप बीती उसी की जुबानी। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ रहते हो और क्या घटना आपके साथ घटित हुई है? जी, मैं नालासोपारा वेस्ट में रहती हूँ और नालासोपारा वेस्ट में ही मैंने एफआईआर लॉन्च की है दीपक के खिलाफ में। ये दुष्कर्म के तहत में ये केस मैंने किया है। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में जब मैं एफआईआर करने के लिए गई थी सुबह 10 बजे, तो वहां पर आरोपी को बुलाया गया था, दीपक मेहरा को, उसकी माँ को बुलाया गया था, प्रेमा मेहरा। और एफआईआर के तहत में जब एफआईआर मेरा लॉन्च नहीं हुआ था, उनसे जब बात हो रही थी तो पहले तो पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिया, शाम के 7 बजा दिया एफआईआर लेते हुए। उस बीच में मुझे धमकी दी गई है दीपक मेहरा से और उनकी माँ से कि एफआईआर ना करे, मुझे पैसों के लालच दे रहे थे, मेरा ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी खराब चीजें बोल रहे थे जो एक फीमेल के लिए बोलना या फिर एक फीमेल के बारे में सोचना बहुत खराब चीज है। मुझे ये बोला गया कि तुम्हारा एक रात का क्या चार्ज है वो बता दो, हम उस हिसाब से आपको पैसे देंगे। मेरे कैरेक्टर पे बहुत सारी खराब बातें की गई है। दीपक मेहरा की जो बहन है लीला मेहरा, वो फोन पर मुझे बता रही है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम बताओ, हम तुम्हें पैसे देंगे, ये केस लेने की जरूरत नहीं है। दीपक मेहरा मुझे ये बोल रहे कि अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं होता तो तुम्हें मैं यहीं पर जान से मार देता। और ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में हो रहा है, पुलिस वालों के सामने हो रहा है, बट कोई चीज का एक्शन नहीं लिया गया। दीपक मेहरा ने सारी चीजें उनके सामने कबूली। पुलिस वालों ने जब पूछताछ की तो पुलिस के सामने दीपक मेहरा ने सारी चीजें एक्सेप्ट की। उसके बावजूद ना उनकी गिरफ्तारी हुई, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, बल्कि उनको जब 7 बजे मेरे पास एफआईआर की कॉपी आई तब उनको उनके घर भेज दिया गया। पुलिस ने बाकायदा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, घर भेज दिया? जी, उन्हें घर भेज दिया गया। और आपको क्या कहा? और मुझे क्या, उन्होंने दीपक को ही कहा, मुझे तो खैर मुझसे कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं की, लेकिन उन्होंने दीपक को मेरे सामने कहा कि तुम्हारा ये जो केस है ये हम लोग खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां से तुम्हारा अरेस्ट होगा और उसके बाद में तुम्हारा जो भी होगा वो वहीं से होगा। तो उनको ये पता चल गया था कि अब जब खार में जाएगा उसके बाद मेरा अरेस्ट होगा, तब तक तो मैं फ्री हूँ। और वहां पर वो और ज्यादा चौड़े होकर मुझे गालियां देने लगे, मुझे धमकी देने लगे, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे, मेरे बच्चों को जान से मार देंगे इस चीज की धमकियां दी। उनकी मम्मी ने बहुत सारी चीजें जो है मेरे कैरेक्टर पे बोली और मुझे बार बार पैसे का लालच देकर केस ना करने की धमकियां दे रहे थे। ये मामला खार में क्यों ट्रांसफर किया गया? क्योंकि जो घटनास्थल है फर्स्ट टाइम का, पुलिस के हिसाब से कि फर्स्ट टाइम जहां पर ये घटना घटी है ये केस वहां ट्रांसफर होगा। लेकिन मैं नालासोपारा में रह रही थी, पिछले 6-7 महीने से दीपक मेरे साथ वहीं रह रहे थे और उन्होंने वहां पर जबरन दुष्कर्म मेरे साथ वहां किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत बार हाथापाई की, मारपीट की है। तो पुलिस वालों ने ये केस को यहाँ पर सुलझाने की जगह उन्होंने खार में इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आपकी मुलाकात दीपक से कब हुई थी? ये मेरी मुलाकात इनसे पिछले साल हुई थी, फरवरी में 2024 में। कैसे हुई थी? इन्होंने मुझे जॉब दिलाने के बहाने मुझसे बातचीत की थी। हमारी कोई दोस्ती नहीं थी, मैं उनको जानती तक नहीं थी, किसी के थ्रू उनको मेरा नंबर मिला। उन्होंने जॉब लगाने के बहाने से मुझसे बात शुरू की, जॉब के ही बहाने से उन्होंने दोस्ती करी मुझसे और फिर उसके बाद में उन्होंने धोखे से मुझे कहीं पर बुलाकर खार के किसी लॉज में उन्होंने मुझे बुलाकर कि ये मेरे दोस्त का है होटल, हम लोग 2 मिनट सिर्फ बात करेंगे और फिर आप चले जाना। उन्होंने मुझे वहां बुलाया और उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती की, वहां पर दुष्कर्म किया मेरे साथ में। और शायद उन्होंने कहीं पर छुपा के कुछ ऐसे रखा था कि जिससे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो के तहत उन्होंने बार बार इस चीज को दिखा के ब्लैकमेल करके उन्होंने मेरे साथ में दुष्कर्म किया। जब खार के एक लॉज में आपके साथ इतना कुछ हो रहा था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? सर, जब वो मुझे लेकर गए थे उस लॉज में, पहली बात तो मेरा कोई उन्होंने आईडी प्रूफ नहीं लिया था। वो मुझे ये बोलकर लेकर गए थे कि ये मेरे दोस्त का है, मेरे पहचान वाले हैं, तो यहाँ मेरा आना जाना होता रहता है। वहां जब वो मुझे जबरदस्ती रूम में लेकर गए तो जब मैंने देखा कि ये मेरे साथ में कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैंने जब दरवाजा ठोकने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि आवाज मत करो, अगर तुम आवाज करोगी तो यहाँ पुलिस आ जाएगी। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम अपने घर वालों को क्या बोलोगी, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी माँ है, और पुलिस अगर आएगी तो वो तुम्हें ले जाएगी। और ऐसे मामलों में जो पुलिस है वो औरतों का ज्यादा फायदा उठाती है। तो इस डर के मारे सर फिर मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए और मैं खामोश हो गई सर। उस वक्त मैं खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस समझ रही थी और उन्होंने जितनी चीजें करनी थी वो मेरे साथ में जबरदस्ती कर ली थी।
मैं उस हालत में नहीं थी। ये मैंने उनको ये चीजें बताई भी थी कि आप नहीं करें मेरे साथ में, बट उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ मोड़कर, मेरे बाल खींचकर मेरे साथ में जो है वो दुष्कर्म किया। उसके बाद क्या हुआ? जी सर, उसके बाद में वो हमेशा मुझे यही आश्वासन दिलाते थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करते थे। और जब भी वो मुझे अलग अलग जगह पर लेकर जाते थे लॉज में, मैं उन्हें यही पूछती थी कि ये जो आप कर रहे हो क्या ये सही है, तो वो यही चीज कहते थे कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी जिंदगी में अब कुछ वैसे तो बचा नहीं है सर, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, माँ है, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर ये इतना विश्वास दिला रहा है और मैं इसकी बातों में इसी वजह से आगे कि ये मुझसे शादी कर लेगा, और जो कुछ भी हो रहा है तो ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मुझसे शादी करेगा ना, मुझे तो उसके साथ में घर बसाना था। ये मुझे बस यही चीजों के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर करके इन्होंने मेरे साथ में हमेशा फिजिकल रिलेशनशिप बनाते रहे। फिर क्या हुआ आगे? ये मेरे साथ इसके बाद में मुझे घर चेंज करना था, किसी रीजन की वजह से मुझे जहां पर मैं रह रही थी वहां से मुझे शिफ्ट होना था। ये अपने दोस्त के घर मुझे 15 दिन के लिए लेकर गए, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी के साथ में। मैं वहां किधर था उनका दोस्त? इनका दोस्त जो है सर ये चारकोप विलेज में रहता था। तो 15 अप्रैल से 5 मई तक का मैं उन्हीं के साथ में रह रही थी। तो दीपक हर रात वहां पर आते थे, और मेरे बच्चे और मेरी मम्मी सोने के बाद में ये जबरदस्ती कभी मेरे बाल खींचकर, कभी मेरा हाथ खींचकर मुझे कभी किचन में ले जाते, कभी वॉशरूम में ले जाते और मेरे साथ में दुष्कर्म करते। मैंने हमेशा यही बोलती थी कि ऐसे ना करे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वहां पर, मेरी मम्मी है वहां पर। तो ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल, कभी डरा कर, कभी गालियां देकर चीजें ऐसे करते थे। और एक दिन वॉशरूम में जब ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तब उनका जो दोस्त है मार्टिन, उसने देखा और उसने दीपक को भी 2-3 लाफे लगाए, और मुझ पर भी उन्होंने हाथ उठाया और मुझे कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। उसके बाद से दीपक ने आना थोड़ा कम कर दिया वहां पर। 5 या 7 मई को मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर करके दीपक ने बोला कि अब तुम रहोगी तो नाला सुपारा में ही रहोगी, अपने किसी रिलेटिव से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार के साथ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ में रहूंगा और मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। ये मुझे नाला सुपारा में लेकर आए। मैं किसी को नहीं जानती थी नाला सुपारा में। नाला सुपारा में ये मेरे साथ रहते थे। तो ये पहले तो उन्होंने ये बोला था कि मैं हॉल में सो जाऊंगा, तुम्हारे बच्चे जो है बेडरूम में सोना। लेकिन ये जब यहाँ पर आने के बाद में इनका सारा नेचर और बिहेवियर चेंज हो गया। जब आप नाला सोपारा में आए तो एग्रीमेंट किस हिसाब से बना था? एग्रीमेंट में मेरे बच्चे, मेरी मम्मी और मेरा ही नाम था, लेकिन इन्होंने अपना एग्रीमेंट पे नाम नहीं चढ़वाया, लेकिन ये मेरे साथ में ही रहते थे। और उस बिल्डिंग में सबको यही बताया था कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। तो वहां के लोगों को यही पता था कि दीपक जो है वो मेरे हस्बैंड है। और घर में उनका व्यवहार ऐसा रहता था कि अगर मेरे बच्चे कुछ बोले तो उनको ये धमकियां देते थे कि मैं तुम्हें बोर्डिंग में भेज दूंगा अगर तुम कुछ बोलोगे तो, या तुमको तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूंगा। तो डर के मारे बच्चे कुछ नहीं बोलते थे। मेरी मम्मी को बार बार घर से भगाने की धमकी देते थे, और मैं अगर कुछ बोलूं तो हाथापाई करते थे, नोचते थे, मारते थे, बदन पे नील आ जाए इस तरीके से वो नोचा नाची करते थे मेरे साथ में। और हर रोज वो मेरे साथ में दुष्कर्म करते थे नाला सुपारा में। फिर क्या हुआ? वो मेरे साथ में नवंबर तक थे। मेरी मम्मी ने जब उनको पूछा कि तुम शादी कब कर रहे हो, तुम तो ऐसे ही रह रहे हो इसके साथ में, क्या चल रहा है तुम लोगों का, आए दिन तुम मारा मारी करते हो, तुम झगड़ा करते हो। तो इन्होंने मेरी मम्मी से झगड़ा किया। मेरी मम्मी ने बोला तुमने मेरी बच्ची को इतना मारा तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तुम्हारी कंप्लेन करवाने के लिए। तो इन्होंने अपने कपड़ा लिया और ये चले गए अपने घर रहने के लिए। नवंबर में जब ये घर चले गए, उसके बावजूद ये हर छुट्टी पे मेरे घर आते थे, रात यहीं रुकते थे, दुष्कर्म करते थे और सुबह उठते ही अपने घर चले जाते थे। मार्च में मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे बिना बताए किसी से सगाई कर ली है। सगाई करने के बाद में जब मैंने इनको बताया, मैं इनसे इससे पहले भी बोलती थी कि आप जो ये बार बार कहते हो कि मैं शादी कर लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन आपका जो व्यवहार है मुझे लेकर ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, ये मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे शादी का आश्वासन दिलाते रहे और मेरे पीठ पीछे इन्होंने किसी और से एंगेजमेंट कर ली। जब मुझे पता चला, जब मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने बोला एंगेजमेंट कभी भी तोड़ी जा सकती है, मैं शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। उनके सामने मैंने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। उनकी मम्मी मुझे फोन करके गालियां दे रही थी। क्या बोले थे उनकी मम्मी? उनकी मम्मी बोल रही थी कि तुमने 1 साल से मेरे बच्चे को फंसा के रखा है, तुम उसको यूज कर रही हो, तुम धंधे पे क्यों नहीं बैठ जाती, तुम्हें तुम्हारे बच्चे पालने, इस वजह से तुमने उसे फंसा के रखा है। जबकि फंसी हुई मैं थी, दीपक मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मेरा दुरुपयोग कर रहे थे, और माँ को ये बताया गया है कि आयशा की वजह से मैं परेशान हूँ।
उनके परिवार वालों से कभी आपका संपर्क रहा या किस तरह का उनका आप सबके प्रति व्यवहार रहा? उनकी जो माँ है उन्होंने हमेशा मुझसे गाली गलौज में ही बात की है। मैं अगर बहुत अच्छे से भी बात करूं तो उन्होंने हमेशा मुझे धिक्कार के ही बात की सामने है। सामने बात हुई फोन पे? फोन पर ही वो मुझसे बात करती थी। और पुलिस स्टेशन में भी जब हम लोग बात कर रहे थे तब वो बहुत खराब तरीके से मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे चेहरे पर हाथ घुमा के उन्होंने बोला कि तुम ऐसी दिखती हो कि मेरा बेटा बहक गया और मेरे बेटे ने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, अब तुम्हें क्या है, तुम बताओ कि तुम्हारा एक रात का चार्ज क्या होता है, मैं उस हिसाब से तुम्हें पैसे दूंगी। ये बातें कहाँ पे बोली? ये पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में उन्होंने पुलिस के सामने ही मुझे बोली। FIR जी जब मेरी FIR वहां पर हो रही थी। अच्छा, आप लंबे समय से प्रताड़ित होते रहे, लेकिन ऐसा मौका आखिर क्यों आ गया कि आपको FIR लिखनी पड़ी, दीपक मेहरा? सर 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दीपक मेहरा रोज मुझे फोन करते थे, वीडियो कॉल, और मुझे गालियां देते थे और बहुत ज्यादा मुझे फोर्स करते थे कि तुम अभी अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हें देखना है। और अगर मैं मना करूं तो ये मुझे 4-4, 5-5 बजे तक ये मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे। और 6 मार्च की रात को उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूं रहने के लिए, तुम तुम्हारे बच्चों को अपने घर से भगा दो। 7 मार्च को सुबह में उनकी माँ का फोन आता है कि उन्होंने जो एंगेजमेंट की वो एंगेजमेंट टूट चुकी है और कहीं ना कहीं उसका दोषी वो मुझे बता रहे थे। एक जगह से दीपक मेहरा मुझे कॉल करके गालियां दे रहे, दूसरी जगह से प्रेमा मेहरा उनकी जो माँ है वो मुझे फोन करके गालियां दे रही थी। तो दीपक मेहरा ने बोला है कि या तो तुम खुद को कुछ कर लो, अगर मैं आ गया तो मैं तुम्हारे बच्चों सहित मार दूंगा। और उस डर से सर मैं पुलिस स्टेशन गई FIR लिखाने के लिए। आपकी FIR लिख चुकी है? जी सर। मामला खार पुलिस स्टेशन के संज्ञान में है? जी सर। इस समय खार पुलिस प्रशासन की इस सारे मामले में क्या भूमिका है? किस तरह से उनका इस सारे मामले में सहयोग किया जा रहा है और किस तरह से? सर अगर मैं आपको बताऊं तो 0 सहयोग है उनका, क्योंकि मैं वहां जाती हूँ, मैं नालासोपारा से खार जाती हूँ सुबह 9 बजे, ये लोग 5-5, 6-6 बजे तक मुझे बिठाकर रखते हैं। मैं अगर पूछूं तो बोलेंगे कि ये टीम आने वाली थी, वो आई नहीं, काम कीजिए आप घर चले जाइए। पंचनामा के लिए लेकर गए, बोले हमारी फॉरेंसिक टीम आई नहीं, आप घर चले जाइए। सेम इंसान का, दीपक मेहरा का, उस सेम होटल में 6 से 7 जो है वो रजिस्टर किया हुआ नाम है उनकी, जो वहां पर इतनी सारी डिटेल्स मिली है, लेकिन पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं है। क्या वो आप ही के साथ जाता था? नहीं सर, मल्टीपल औरतों के साथ में वो गया है। उसके पास में किसी एक लड़की का ID प्रूफ है, जो उसी लड़की का ID प्रूफ वो दिखा के अलग अलग औरतों को लेकर जाता है वहां पर वो। इसके अलावा पुलिस वालों को अगर मैं फोन करूं, जो मेरे आयो है अभिजीत माने, उनको जब मैं फोन करूं तो वो कभी मेरा फोन रिसीव नहीं करते। उनको जब मैं जाकर पूछूं कि सर क्या हो गया, मेरे केस का कोई अपडेट है, तो वो इंसान कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जब भी मैं वहां जाती हूँ निराशा से मैं रिटर्न आ जाती हूँ सर, क्योंकि कोई भी तरीके का कुछ कार्यवाही नहीं हो रहा है वहां पर। इस समय क्या दीपक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस? सर जब वो नालासोपारा आया था तब उसे गिरफ्तार नहीं करके उसे सारी चीजों का ज्ञान वहां पर दे दिया गया कि खार जाओगे तब आपका अरेस्ट होगा, ये वो, तो उससे वो जो है थोड़ा सतर्क हो गया और वो एब्सकॉन्ड है, वो भाग चुका है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा है, उसके घर वालों को बुला के कोई पूछताछ नहीं करी जा रही है। लेकिन मेरे घर से लोगों को बुलाकर, या जिन लोगों के नाम मैंने बताया उनको बुलाकर पुलिस स्टेटमेंट लेने के बहाने सारा दिन बिठाकर रखती है, लेकिन उसके घर वालों से कोई पूछताछ या कार्रवाई कुछ नहीं हो रही सर। मैडम आपको क्या लगता है, महिला सुरक्षा की बात करने वाले और महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों को गंभीरता से लेने वाला पुलिस प्रशासन के सारे मामलों में क्या भूमिका है? क्या सभी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटित होती होगी? आपका अनुभव कैसा रहा नालासोपारा पुलिस का और खार पुलिस? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन जो कहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट या औरतों के लिए जो चीजें बहुत सारी करके रखी है, ये सिर्फ नाम की है, इनका कोई फायदा या इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने महिला स्वाभिमान संस्था जो है वहां से हेल्प मांगी है और उन लोगों ने मेल किया था कमिश्नर पुलिस को, वहां से वो जो मेल है वो फॉरवर्ड किया ACP को, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई चीज, उस चीज को लेकर उन्होंने कोई कार्रवाई की है। खार पुलिस स्टेशन, जब वो नालासोपारा पुलिस स्टेशन में थे उस वक्त उनकी वो अरेस्ट हो जाने चाहिए थे, बट उनको अरेस्ट ना करके उनको सारी चीजों का ज्ञान देकर पुलिस ने उनको उनके घर भेज दिया। शायद नालासोपारा पुलिस वालों को भी, उन्होंने भी कुछ पैसे लिए होंगे उनसे, और खार पुलिस स्टेशन वाले जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर जो है मेरा केस वहां पर गया और वो आगे की छानबीन करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने भी पैसे लिए और केस को लेकर उनकी कोई ऐसी रुचि मुझे दिख नहीं रही है कि वो इस चीज में लेकर कोई कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में महिला स्वाभिमान संगठन
वह समाज सेविका रूपाली लोंढे ने पीड़िता की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए खार पुलिस से भी सवाल जवाब किए हैं। आप कृपया अपना परिचय दीजिए और तब बताइए जो लड़की है, जो फरियादी है, ये आपसे कब मिले और आपने इसके लिए क्या काम किया? जी, मैं महिला स्वाभिमान संस्था से हूँ। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। मेरे पास में 7 मार्च का इनके पास में एप्लीकेशन आया था और मैंने इनका जैसे ही मैंने कंप्लेन संज्ञान में लिया तो मुझे पता चला कि ये केस ट्रांसफर हो चुका है खार पुलिस स्टेशन को। तो इसलिए मैंने नाला सोपारा पुलिस स्टेशन को नहीं कॉल किया। मैं जब एक माने करके हैं जो PSI है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे पास में ये कंप्लेन आया है। तो मैं बताया कि कब तक आप इसका रिजल्ट मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसका देखता हूँ। तो फिर उसके बाद 4 दिन बाद फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने बताया कि हमने पंचनामा किया, उनको बुलाया है उस होटल के अंदर में, लॉज के अंदर में, और पूरा पंचनामा कर रहे हैं। लेकिन अभी इतने दिन होने के बाद कुछ नहीं हुआ इस केस में। अभी 1 महीना होने को आ गया उनके पास में, बट कोई नहीं। इस बीच में मैंने माने साहब को कई बार कहा कि देखिए साहब, हमारी बात जो हो रही है वो कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आप थोड़ा सा इसमें सीरियस होइए। क्योंकि जब इन्होंने नहीं सीरियस लिया तब जाकर के 18 मार्च को मैंने कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, उनको मैंने मेल किया 15 मार्च को। उन्होंने एक्शन लिया और CC में मुझे रख करके ACP को उन्होंने मेल किया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। मैडम, ये जो दुष्कर्म का मामला आपके संज्ञान में आया है, इससे संबंधित आपने क्या पुलिस अधिकारियों से बात की है? जी हाँ, मैं जहाँ पे ये FIR हुआ था नाला सोपारा वेस्ट, वहाँ के सीनियर PI वर्वी साहब से जाके मिले और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने FIR वगैरह दर्ज कराई थी, उसकी पूरी कहानी उस पीड़िता की सुन के। और जहाँ पे पहले घटना घटी है खार, तो उन्होंने ये FIR 0 से लेके वहां पे वर्ग की और उनसे वर्वी साहब से हमेशा जहां तक मैंने देखा है कि सहकार्य हर किसी को मिलता आ रहा है और कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर बाहर कोई अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा है, हेल्प नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट भी जाके उनसे मिलते हैं। तो उनके बात करने का तरीका, सहकार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैडम, किस मामले में आप खार पुलिस स्टेशन भी गए थे? खार में गई थी, वहां के जो सीनियर PI धुमाए साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वहां पे बताया गया कि ये वर्ग होके इसके आयो थे माने साहब। तो माने साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने क्या पूछताछ की, क्या तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आया, सारी चीजें मैंने पूछने पे उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये केस नलावड़े मैडम को हमने सौंपा है। क्यों सौंपा है? कारण क्या? उसके तकनीकी कारण भी बताए उन्होंने कि 1 महीने तक ये मामला लगभग उनके पास रहा। इस दौरान उन्होंने क्या किया, ये कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं, मैं जब आज गई थी तो वहां पे माने साहब नहीं थे और नलावड़े साहब को 2 दिन नलावड़े मैडम को 2 दिन पहले ही ये केस दी गई है। तो नलावड़े मैडम से मुझे इतना ही पता चला कि ये जो आरोपी है वो इस लड़की को धोखाधड़ी से जिस होटल में लेके गया था वो उसके दोस्त का है और इसके साथ जबरन वहीं पे हुआ है। वहीं पे कुछ वीडियोस निकाली गई है और उस वीडियो के माध्यम से इस महिला को ब्लैकमेल किया गया है। पुलिस प्रशासन ने आपको कुछ आश्वासन दिया है सहयोग करने का? मैंने वहां के सीनियर पुलिस से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आरोपी की खोज में है। अब आरोपी इतना कोई कुख्यात गुंडा नहीं है जो 1 महीने से पुलिस को मिल नहीं रहा है, लेकिन अभी हम जाने के बाद उन्होंने काम करने की शुरुआत की, इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत की है। मंगलवार को उन्होंने पीड़िता को बुलाया है, पंचनामा करेंगे और हम लोगों ने उनसे एक ही निवेदन किया है कि आज इस लड़की के साथ जो घटना घटी, ठीक है, उसके लिए आप हमको सहकार्य करिए, लेकिन उस आदमी ने उस लॉज पे और कई सारी लड़कियों को लेके गया है। उसके एक के साथ बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के नाम है, एक ही ID दिखाया गया है और एक ID पे इतनी सारी लड़कियां। तो ये और महिलाओं की और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना हो और ये जो ऐसे अनलीगल लॉज चला रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई हो, ये मैंने मांग की है। वहीं अब देखना होगा कि आखिर कब तक पीड़िता को पुलिस प्रशासन की ओर से न्याय मिलता है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स TV न्यूज की एक रिपोर्ट।